Yes, my dear friends, how are you all? I hope you all are doing good. Let me just decrease voice. Yes. Hello, hello. Yes, my dear friends, how are you all? I hope you all are doing good. And friends, आज के लेक्चर पे हम लोग ऐसे 315 के अगले पड़ाव को डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका ऐसे 330 और जिसका नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू दी असेसरीज। देखिए, इस ऐसे के अंदर आपको बहुत सारी बातें ऐसे देखने को मिल जाएगी जो ऑलरेडी आपने पढ़ी है। आपको ऐसा लगेगा सर ये बातें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से वो क्वेश्चंस है और उसका आंसर कैसे लिखना है, उस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को और उन आंसर्स को थोड़ा सा ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि ये जनरलाइज बातें आपको लगे, लेकिन एग्जामिनेशन में इस पे जो सवाल बनेंगे वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन जाए और जिसका आंसर इंस्टीट्यूट चाहेंगे कि यही स्पेसिफिक आंसर हमको देना है। तो वो कौन से क्वेश्चंस है, कौन से आंसर्स है जो आपको ऐसे 330 के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं, यही अपना इस सेशन के अंदर टारगेट होने वाला है और उसी टारगेट को हमको अचीव करना है। तो ऐसे 330 को पढ़ने के टाइम पे ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा। चलिए, बिफोर मूविंग ऐसे 330, आपको ऑडिट का चार्ट तो पता ही होगा जो हम लोग यूजुअली रेफर करते हैं। तो आपके लिए वापस वो ऑडिट का चार्ट बनाता हूं। तो हमने देखा था कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है, ऑडिट प्रोसीजर करता है, तो दो प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर करता है। पहला आता है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरा आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर आरएपी के अंदर आरएमएम को असेस करता है कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो ऐसे 315 हमको सिखाता है। और इसके अंदर हमने देखा था कि ऑडिटर इंक्वायरी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, हाँ कि ना। तो ये आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई आरएमएम। आरएमएम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। अगर मान लो आपने आरएमएम किया और आरएमएम के रिजल्ट्स अभी आपके पास आ गए हैं, तो अगर आपको लगा कि आरएमएम ज्यादा है तो आप ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स निभाओगे, यानी कि ज्यादा चेकिंग करोगे। और अगर आरएमएम कम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, तो आप कम ऑडिट प्रोसीजर निभाओगे, बिकॉज आपको पता है कि इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के रिस्क कम है। तो आरएपी के बाद, यानी कि आरएपी के रिजल्ट्स को जब हमारे पास हम लोग लेके आते हैं, उसके ऊपर हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि एक्चुअली में चेकिंग जो करना है वो यहाँ पे करना है। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। अगेन जो आएगा आपका कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसको हम लोग कंप्लायंस प्रोसीजर का नाम देते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर। और दूसरा आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक आता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ओके, कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं कि वेदर एंटिटी इज फॉलोइंग और एंटिटी हैज कंट्रोल्स इन देयर प्लेस, एंड क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं। इन शॉर्ट हम टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ चुके कि कंट्रोल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कौन से कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए रिलेवेंट है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आता है आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जैसे मैंने कहा कि आरएपी मतलब ऐसे 315, तो एफएपी का मतलब होता है ऐसे 330। ओके, मतलब आरएमएम कितना है उसको असेस करने के बाद हम लोग उसके रिजल्ट्स को देख करके अपने एक्चुअल ऑडिट यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के आंटी को डिसाइड करते हैं। आंटी मतलब कितना नेचर, कितना टाइम और कितना एक्सटेंट वहां पे रखना चाहिए, यानी कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एफएपी। तो इन शॉर्ट आई कैन मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट कि टू डिसाइड द आंटी ऑफ एफएपी वी डू आरएपी, यानी कि वी डू ऐसे 315। तो फॉर डिसाइडिंग ऐसे 330 वी डू दैट इज 315। तो ऐसे 330 का नाम देखिए क्या है, दैट ऑडिटर रिस्पॉन्स दे रहा है, ऑडिटर रिस्पॉन्स दे रहा है टू दी असेस रिस्क। असेस रिस्क कहां पे असेस किया हमने, 315 में, और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स होगा 330, यानी कि वी विल डिसाइड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आई गेस ऐसे 330 का लॉजिक आपको क्लियर है। अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूंगा
तो ऐसे 330 में बेसिकली किसकी चर्चा हो रही है? तो ऐसे 330 में हम टीओसी एंड टीओडी इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे 330 बेसिकली इसके ऊपर डील करता है, ऐसे 330। सर एसएपी की भी चर्चा करते हैं, लेकिन डिटेल में चर्चा एसएपी की हम 330 में नहीं करते हैं, ऐसे 520 में करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा जो है ऐसे 330 में आता है। बेसिकली पूरी चर्चा, मैक्सिमम चर्चा टीओसी टीओडी और कुछ चर्चा जो है वो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे होएगा। क्या चीज है, क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, अब हम लोग सीखना शुरू करेंगे, दैट इज एफएपी। तो एक बात समझो कि ऐसे 330 के हम लोग आरएपी की चर्चा नहीं कर रहे, उसकी चर्चा 315 में हो चुकी है। पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे होगा। और ये चार्ट तो आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर रेफरिंग पर्पस, फॉर नॉलेज पर्पस, फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर्पस। किसी और स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर हमको ऑडिट प्रोसीजर रेफर करना है तो उसको समझने के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबली आपके दिमाग में अब तक फिट हो चुका है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं ऐसे 330। ऐसे 330 के अंदर पहली बात जो हम लोग करेंगे दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या बोलो, ऐसे 330। क्या ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ेंगे, मार्क करेंगे जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। हमको SAAE ऑब्टेन करना है, किस बारे में, अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये कहां पे किया हमने, ये किया हमने 315 में। थ्रू क्या, थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस, दैट इज FAP। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, हमको क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन करना है। मतलब डिजाइन करना है, डिजाइन करना मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना होगा, और उस आंटी के हिसाब से हमको उसको इंप्लीमेंट भी करना है, सो दैट वी विल ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जिससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, जिससे हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमने 315 में रिस्क को असेस किया है उसके बेस पे आंटी ऑफ FAP डिसाइड करना है, सो दैट हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, जिसके ऊपर हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ऐसे 330 स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल डिजाइन इंप्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्सेस फॉर द RMM, that is at the overall financial statement level, and auditor shall design and perform FAP which gives the responses to the assessed risk at the assertion level। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने देखा था कि ऐसे 315 में कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, एक होता है एट दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक होता है एट दी असर्शन लेवल। हाँ कि ना, एक होता है एट दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। डिटेल में चलता है ऐसे 315 में हमने लास्ट लेक्चर पे करी है, वो लेक्चर आप देख सकते हो। या फिर वो इंडिविजुअल असर्शन लेवल, जो किसी पर्टिकुलर असर्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस और बाकी जो असर्शंस आते हैं उस पर अफेक्ट करेगा। तो आपको देखना होगा कि RMM कहाँ पे है, क्या वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है? तो ऑडिटर ने भी अपने जो आंटी ऑफ FAP है उसको भी ओवरऑल लेवल पे ही रखना है। सो यू हैव टू डिजाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो आपको रिस्पॉन्स भी जो है वो ओवरऑल देना है, और अगर मान लो ये असर्शन लेवल पे तो आपको भी अपना जो रिस्पॉन्स है, यानी कि आपका जो FAP है वो पर्टिकुलर असर्शन लेवल पे कितना मिसस्टेटमेंट है उसको ढूंढने में लगाना है। मतलब जहां पे RMM वहां पे आपका रिस्पॉन्स ओवरऑल है तो ओवरऑल, इंडिविजुअल असर्शन लेवल पे तो इंडिविजुअल असर्शन लेवल। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज द SA 315। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न इन SA 330 is that number 1 the objectives, और ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, उसको याद रखना है। तो ये दो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट, आप ये दो पॉइंट मार्क करेंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसको पढ़ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। आई गेस ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, वेट अ सेकेंड, यस, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज दैट इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको पेज नंबर 99 पे ये एक पॉइंट दिख जाएगा। देखो क्या लिखा है, मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अबाउट, और इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पे सवाल बनाया जा सकता है। कौन सा सवाल, कैसा सवाल, बताता हूं।
द ऑडिटर शाल डिजाइन एंड परफॉर्म द टीओसी, किसके लिए? टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रिलेवेंट कंट्रोल, और आगे आ रहा है व्हेन। इस यहां तक जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये नॉर्मल है। ऑडिटर टीओसी क्यों करता है? व्हाई ऑडिटर विल डू टीओसी? यहाँ पे टीओसी किया ना हमने। टीओसी क्यों करता है? जस्ट टू चेक वेदर द कंपनी और एंटिटी इज फॉलोइंग द कंट्रोल्स दैट दे हैव डिजाइन। मतलब उनके पास कंट्रोल है क्या, पहले ये चेक करो एग्जिस्टेंस है या नहीं है। दूसरा, वो उस एंटिटी के नेचर एंड साइज के हिसाब से एडिक्वेट है कि नहीं, और उसके बाद वो ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, यानी कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, और वो ठीक से काम करता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं, ये है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम टीओसी करते हैं ना। ये तो यहां पे समझ गया। बट ये टीओसी करना है कब? व्हेन टीओसी। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है व्हेन टीओसी, कि टीओसी कब करना है, क्यों करना है, ये सेंटेंस बताता है। व्हेन मतलब ये कब करना है, व्हेन टीओसी। इन शॉर्ट आई कैन से हियर, क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है, मैं यहां पे लिखता हूं व्हेन टीओसी, व्हेन टीओसी। या फिर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनाता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट लीड्स ऑडिटर टू परफॉर्म टीओसी, टू परफॉर्म टीओसी। मतलब कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को टीओसी परफॉर्म करना है। एकदम सिंपल आंसर इसका आप मुझको बताएंगे, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, टीओसी कर रहा है। टीओसी कर रहा है मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही कर रहा है। तो एक फ्लो में देखेंगे तो पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, पहले क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया। उससे मुझको पता चला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। फिर उसके बाद मैंने एफएपी डिसाइड करना शुरू किया। एफएपी के अंदर मैंने पहले करना है कंट्रोल्स का टेस्टिंग। क्यों करूंगा टीओसी? क्योंकि अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन, मतलब अगर मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर करूंगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल में भी दो बना सकता हूं यहां पे मैं, दैट इज टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। आई कैन से वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इसको कॉमनली मैं टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर टेस्ट ऑफ बैलेंसेस भी बोलता हूं, यानी कि ये पी&एल आइटम का होता है, ये बैलेंस शीट आइटम का वेरिफिकेशन होता है। तो मैं एक्चुअली में आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 जो है दैट इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका पूरा क्या आता है, दैट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ही आता है, जिसके अंदर पी&एल के कुछ कैप्शंस थे, बैलेंस शीट के कुछ कैप्शंस थे, शेयर कैपिटल को कैसे चेक करना है, सेल्स को कैसे चेक करना है, परचेस को कैसे चेक करना है, डिटेल में हमने देखा हुआ है। तो वही होता है आपका क्या, दैट इज वो होता है आपका टीओडी होता है। आई बात समझ में? तो अगर मान लो ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बिकॉज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है तो उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना होगा, यानी कि वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बैलेंस शीट, पेंडल को चेक करना है। उससे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेगा और जिससे वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। सही बात है। लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि भले ही मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल किया है, मतलब मैंने वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बैलेंस शीट, पी&एल के सारे आइटम चेक किए, लेकिन इसके बाद भी न जाने मुझको ऐसा क्यों लगता है कि ये करने से, अलोन इससे मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस असर्शन लेवल पे नहीं मिलता है, असर्शन लेवल पे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पे मुझको नहीं मिलता है। तो मुझको क्या करना होगा, मुझको इसके साथ साथ टीओसी भी करना होगा, जस्ट टू चेक कि जो ट्रांजैक्शन में चेक कर रहा हूं उन ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है। बिकॉज कंट्रोल प्रॉपर होंगे तो ये प्रॉपर होगा। मैंने ये कर लिया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर लिया, यानी कि मैंने वाउचिंग, वेरिफिकेशन कर लिया, ये मुझको अलोन वो एविडेंसेस नहीं देता है जिससे मैं अपना ओपिनियन बना पाऊंगा कि भैया ठीक है, फाइनेंशियल में गिव्स मी ट्रू एंड फेयर व्यू या डू नॉट गिव मी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पहला पॉइंट याद रखना है, व्हेन टीओसी। याद रखो, क्वेश्चन बन सकता है व्हेन टीओसी। टीओसी कब करना है, जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर मुझको अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं देते हैं तो मुझको इसके साथ साथ टीओसी भी करना होगा। तो इन शॉर्ट आप आरएमएम असेस करिए 315 में, उसके बाद टीओसी करिए एंड देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाइए। दिस विल बी अ रेगुलर फ्लो। लेकिन अगर ऑडिटर टीओसी को स्किप करके डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना चाहता है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में पहले टीओसी, कंट्रोल्स पे ओपिनियन देने की गरज नहीं हुआ करती थी, तो आप डायरेक्टली सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर सकते थे। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर लिया,
उससे आपको नहीं लगा कि मेरे पास उतने एविडेंस है, तो आप वापस आकर के टीओसी को चेक करिए, फिर हो सकता है आपके पास वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हो सकते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट उसके अंदर जो ऐड करेंगे। नंबर सेकंड, ये पॉइंट क्या लिखा है, दैट द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ आरएमएम एट द assertion लेवल इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब क्या है इसका मतलब, ऑडिटर इंटेंस, मतलब ऑडिटर का ये इंटेंशन है कि वो रिलाई करना चाहता है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं, सो दैट ही कैन डिटरमाइन द आंटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मतलब कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है, कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है, वो अगर कंप्लायंस प्रोसीजर पे यानी कि टीओसी पे डिपेंड करेगा। देखिए पहले मैंने क्या कहा कि आरएमएम ज्यादा है तो आपका एफएपी ज्यादा, आरएमएम कम है तो एफएपी कम, ठीक है। अब मैं एफएपी कर रहा हूं, मतलब मैंने कंट्रोल का टेस्टिंग करना है। अब कंट्रोल का टेस्टिंग करने के बाद मुझको पता चला कि कंट्रोल्स बड़े ही अच्छे हैं तो मेरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम होएगा, कंट्रोल्स बड़े ही वीक है तो मेरे को ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। तो जब ऑडिटर ये फील करता है कि मेरे आंटी ऑफ एसपी इज डिपेंडिंग अपॉन माय टीओसी, तो मेरे को झक मार करके टीओसी करना ही होगा। तो दो ही आंसर इसके पक्के हो सकते हैं। बाकी पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आपने छोड़ दिया तो भी चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर मुझको वो एविडेंस नहीं देता है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ टीओसी भी करना होगा। यानी कि आई शुड डू सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्लस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और पहले क्या बोलता है कि मेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम या ज्यादा करना है, उसका आंटी डिसाइड करना है, वो मुझको पता चलता है तो मेरे को टीओसी करना ही होगा। तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर इन आई कैन डिसाइड कि टीओसी करना है या नहीं करना है। ये दो उसके आंसर हो सकते हैं। तो सेकेंड थिंग आप यहां पे लिखेंगे, दैट इज सर्कमस्टेंसेस फॉर डूइंग टीओसी, या फिर इन शॉर्ट आई कैन से कि व्हेन टीओसी, टीओसी कब करना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन आएंगे। हमने डिसाइड कर लिया कि अभी टीओसी करना है, ये दो सिचुएशन से मुझको पता चला कि मेरे को टीओसी करना है। तो टीओसी का आंटी क्या होगा? देखिए मैंने क्या कहा, आपको आंटी ऑफ एसपी डिसाइड करना है, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करना है, तो आपको टीओसी करना होगा। अब मैं टीओसी करने का मैंने सोच लिया है, तो कितना टीओसी करना है, मतलब टीओसी का आंटी क्या होएगा? तो यहां पे पेज नंबर 99 पे उसी के नीचे आपको नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी बोला है। सर अपने आंटी बोला ना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। यहाँ पे तो एन और ई है, टी किधर है बच्चों? अगले पेज पे आपको टी दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए टी। तो पेज नंबर 99 एंड पेज नंबर 100 पे आपको आंटी ऑफ टीओसी दिखेगा। पहले नेचर एंड एक्सटेंट समझते हैं, फिर टाइमिंग समझेंगे अलग से। ऐसा क्यों अलग से दिया हुआ है उसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझेंगे कि नेचर एंड एक्सटेंट क्या होएगा। सी माय डियर फ्रेंड्स, एक अगेन एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। वापस यहाँ पे आता हूं। आप ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो, आरईपी करेंगे, एफएपी करेंगे। आरएपी करते हैं, उसके अंदर व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू डिटरमाइन कितना आरएमएम है। मैं इंक्वायरी करता हूं, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करता हूं, और तीसरा मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करता हूं। सही बात है। एफएपी के अंदर मैंने आपको बताया कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब व्हेन आई टॉक अबाउट कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब मैं टीओसी करता हूं। अब टीओसी करने में मेरा नेचर क्या होगा, मैं एक्चुअली में क्या करता हूं, व्हाट आई डू व्हेन आई से आई एम डूइंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो कुछ नहीं भाई, समझ लो यही उसका आंसर है। आप समझे, यही उसका आंसर है। मतलब मैं टीओसी करता हूं तो टीओसी कितना करना है, क्या करना है, मतलब यही करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल्स का टेस्टिंग करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का टेस्टिंग करना है, मतलब यही करता हूं मैं। आगे जाके बताऊंगा, अगर आपको एसपी भी करना है ना, अगर आपको एसपी सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी करना है ना, फिर भी आप यही करते हो। बात समझे? फिर भी आप क्या करते हो, यही करते हो। मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट यू आर डूइंग द इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, inspection and analytical procedure. The same thing you will see in means of obtaining the audit evidences. If you remember SA 500 के अंदर एक सवाल बनता है, means to obtain the audit evidences, तो उसके अंदर भी आपको ये सिमिलर आंसर ही देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट
ऑडिट प्रोसीजर करना मतलब यही करना। अब इसको करने के तरीके अलग है, चेकिंग क्या कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है, लेकिन आंसर तो सेम होता है। तो आरएपी में हमने ये देख लिया, ये आंसर है। कंट्रोल का चेकिंग करना है मतलब यही करना है, देखिए यहां पे सी पॉइंट नंबर 2 देखिए लिखा है, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इंक्वायरी, खाली इंक्वायरी करना सफिशिएंट नहीं है, इंक्वायरी के साथ साथ आपको कुछ और कॉम्बिनेशन में करना होगा। पता है एग्जामिनेशन में इस पे स्पेसिफिक सवाल बनाया जा सकता है। सेंटेंस लिखेंगे, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। So what are the other audit procedure that auditor required to perform in combination with inquiry? और आगे क्वेश्चन मार्क दिखेंगे कि इंक्वायरी के साथ साथ और क्या क्या करना है। भाई क्या करना है, इंक्वायरी के साथ साथ आप इंस्पेक्शन करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे, कभी कभार आप इंक्वायरी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। मतलब ये आपको ज्यादा अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो क्या क्या करेंगे, नंबर 1 इंक्वायरी के साथ साथ आप इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस और साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये आपका आंसर है। एग्जाम में सवाल आया तो इंक्वायरी क्या होती है वो लिख दीजिए। इंक्वायरी किसकी करते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट का या इंटरनल पर्सनल का, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स का करते हैं, रीपरफॉर्मेंस ऑफ ऑलरेडी परफॉर्म्ड प्रोसीजर को वापस रीपरफॉर्म करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री काउंट हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, या डेप्रेशन का कैलकुलेशन, या फिर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप खुद से वापस रीपरफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व द प्रोसीजर विच आर गोइंग टू बी परफॉर्म या विच आर टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट एट द सेम टाइम। इसको बोलते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन। तो इसको एक एक लाइन में भी आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा कि इंक्वायरी अकेला काम नहीं करता है टू डू द टीओसी, उसके कॉम्बिनेशन में आपको ये भी करना होगा जो आपको मोर अश्योरेंस यानी कि ज्यादा अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सो दैट यू कैन से कि कंट्रोल्स ठीक से है या नहीं है। तो ये रहा आपका क्या बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दैट इज अ नेचर। तो ये बेसिकली आंसर किसका है, नेचर का है, नेचर ऑफ टीओसी, नेचर ऑफ टीओसी। मैंने आपको एक्सटेंड नहीं बताया, मैंने आपको नेचर बताया है। तो पेज नंबर 99 पे आएगा आपका नेचर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा एक्सटेंड। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंड, ना उसके लिए आपको ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सटेंड के पॉइंट पे आएंगे, पढ़ते हैं। यहाँ पे बाजू में लिखो एक्सटेंड, एक्सटेंड। सो व्हेन मोर परसुएटिव, वेट अ सेकंड, when more persuasive audit evidences is needed regarding the effectiveness of control, it may be appropriate to increase the extent of TOC। मतलब अगर आपको ज्यादा परसुएसिव यानी कि आपको अगर ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, मतलब ज्यादा पुख्ता सबूत अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग वेदर द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली चेकिंग का एक्सटेंड कितना करना है। एक्सटेंड मतलब कितना करना है, तो ज्यादा करना होगा अगर आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए तो ऐसे कौन से मैटर्स है जो ऑडिटर कंसिडर करेगा कि टीओसी का एक्सटेंड कितना होगा। एग्जाम में सवाल बन सकता है, व्हाट आर द मैटर्स ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ टीओसी। तो कौन से मैटर है, तो ये मैटर है। देखिए नंबर 1, इसको आप बात करेंगे नंबर 1, the frequency of the performance of the control by the entity during the period। frequency of the performance of control मतलब एंटिटी के पास कंट्रोल है, उस कंट्रोल को वो कितनी बारी परफॉर्म करते हैं। दैट मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे एंटिटी के अंदर तो कंट्रोल्स भी बार बार परफॉर्म होंगे। जैसे मैंने कहा सेल्स, तो इफ आई टॉक अबाउट सेल्स इज 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ के सेल्स के ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर से 1 लाख ट्रांजैक्शंस के 1000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन है। तो 1 लाख बारी एंटिटी ने सेल्स के लिए जो भी कंट्रोल एक्टिविटी लगाए होंगे उसको उन्होंने फॉलो किया होगा। अगर ये 1 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया तो 5 लाख बारी उन्होंने कंट्रोल को परफॉर्म किया होगा, किसने, एंटिटी ने, हाँ कि ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर मोर तो आपका एक्सटेंट ऑफ टीओसी भी ज्यादा होगा ना।
मतलब टीओसी भी ज्यादा होगा। पहले 1 लाख ट्रांजैक्शन थे, अब 5 लाख ट्रांजैक्शन है, तो ज्यादा ही होगा। आई बात समझ में? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। आगे नेक्स्ट वन आएगा पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ कंट्रोल। अब आपने क्या किया, जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन उतने ज्यादा आपने टीओसी करे। अब जब आप चेकिंग करे जा रहे हो, आपको पता चला जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज एंटिटी ने लगाए हैं उसको कई बार लोग क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आप चेकिंग करते जा रहे हो, आपको पता चला लोग कंट्रोल एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको परचेस करना है तो परचेस में आपको परचेस ऑर्डर लेना है, कई ऐसे इंस्टेंसेस पता चले जहां पे बिना परचेस ऑर्डर के ही परचेस कर दिया है। दैट मीन्स देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द कंट्रोल। तो जितना ज्यादा आपको डेविएशन मिलेगा उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, टीओसी करेंगे, उतना ज्यादा आप चेकिंग करने के लिए जाएंगे। थर्ड थिंग, दिस वन, द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द असर्शन। मतलब अगर मान लो आपके ऑडिट एविडेंसेस जो आपने ऑब्टेन किए हैं फ्रॉम द टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द सेम असर्शन, उसी असर्शन के लिए बाकी आपने जब टीओसी किए है, जैसे एग्जिस्टेंस एक असर्शन है उसके लिए अलग आपने कंट्रोल, मतलब उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन इज द कंट्रोल। वैल्यूएशन के लिए प्रॉपर वैल्यूएशन बनना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, कोई सिस्टम के अंदर कोई फॉर्मूला सेट किया है जिसमें वैल्यूएशन आता है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। तो अलग अलग असर्शंस के लिए अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं। सपोज आपने एग्जिस्टेंस चेक किया, उसके अंदर आपको कोई एविडेंसेस मिले कि एग्जिस्टेंस सही नहीं है, तो भैया वैल्यूएशन भी गलत ही होने वाला है। तो एक असर्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, पर्टिकुलर आइटम के लिए गलत हो गया, उसका एविडेंस मेरे पास है, उसके कंट्रोल सरकमवेट हो रहे हैं, तो भैया आपका वैल्यूएशन भी गलत होने वाला है। हमने देखा कि क्वार्टरली एंटिटी को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करना है, लेकिन एंटिटी साल में एक बार करती है। दैट मींस इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ा डाउट आपको आएगा, तो आप उसके बाकी कंट्रोल्स भी ज्यादा चेक करेंगे। ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 4th को मार्क करिएगा, the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of the control at the assertion level। यानी कि इन शॉर्ट आपको उन कंट्रोल्स पे कितना रिलेवेंस है और कितना रिलायबिलिटी है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो एक्चुअली फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और कंट्रोल काम नहीं करेगा। सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट होता है वही हम लोग ठीक मानते हैं, दैट इज नॉट द रिलेवेंट कंट्रोल। रिलायबल है क्या, कौन परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब रिलायबल है। तो आपको जो एविडेंसेस मिल रहे हैं रिगार्डिंग द कंट्रोल्स का टेस्टिंग से, उसका रिलायबिलिटी, उसका रिलेवेंस कितना है। एंड लास्ट वन आएगा आपका लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल। आपका ऑडिट का ड्यूरेशन कितना है, ऑडिट पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए आप उस पर भरोसा रख सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि टीओसी कितना करना है, क्या करना है। मेरे हिसाब से अगर आपने ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 भी छोड़ दिया ना तो चल जाएगा। पॉइंट नंबर A, C एंड E, ओके, उसको इस सीरीज से आपको याद रख लिया कि कितना टीओसी करना है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 2 और क्वेश्चंस टैकल कर लिए। पहला दैट इज टीओसी, टीओसी का नेचर एंड टीओसी का एक्सटेंट, टीओसी का नेचर एंड टीओसी का एक्सटेंट, ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब इसी को इसके अंदर लिख देता हूं टाइमिंग, तो टाइम भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि आंटी। तो आगे देखिए टाइमिंग। ना बेसिकली एक बात समझो, जब मैं टीओसी करता हूं तो टीओसी का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, कंट्रोल्स का टेस्टिंग कभी भी किया जाएगा। यूजुअली टीओसी वी डू एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, क्योंकि मैंने आरएमएम किया 315, उसके बाद मैं टीओसी करूंगा, इनिशियल स्टेज पे होता है, इनिशियल यानी कि स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, इनिशियल फेज में ही मैं टीओसी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनिशियली फेज पे कर लिया तो उसके बाद मैंने टीओसी नहीं करने का है। जब मेरे को और ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, जब पता चलेगा कि भैया मेरे को लगता है कि और टीओसी करना पड़ेगा, तो और भी टीओसी करिएगा। कुछ कुछ असर्शंस ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग आपको मैनेजमेंट के टाइमिंग के साथ मैच करना होगा। जैसे अगर आपको अगेन इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करना है, इन्वेंट्री के ऊपर का कंट्रोल चेक करने का है, तो ये 31 मार्च पे ही पॉसिबल है, यानी कि ईयर एंड पे ही पॉसिबल है, ईयर स्टार्ट पे पॉसिबल नहीं है अगर आप थ्रू आउट द पीरियड ऑडिट कर रहे हो। तो कुछ इनिशियली आप टीओसी करते हो यूजुअली, लेकिन कुछ असर्शंस के लिए आपको वेट करना होगा, उसका टाइमिंग फिक्स करना होगा विद द कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिएगा टाइमिंग का सीन क्या है। नंबर 1 पढ़ेंगे यहां से,
द ऑडिटर शैल डू टीओसी फॉर द पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए करेंगे, या थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑडिट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने कहा इनिशियली करो, या फिर 31 मार्च पे जब मैनेजमेंट करता है, या फिर आप थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑडिट, परचेस का चेकिंग हो जा रहा है, सेल्स का चेकिंग हो जा रहा है, तो एवरी टाइम यू आर डूइंग टीओसी। नंबर 2 लिखा है दैट इज ऑडिट एविडेंसेस पर्टेनिंग ओनली टू द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अगर आप क्या करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा हो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा हो, मे बी सफिशिएंट फॉर द ऑडिटर्स पर्पस। फॉर एग्जांपल टीओसी ओवर एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग एट द पीरियड एंड, तो उसको पीरियड एंड में ही करना पड़ेगा, दैट विल बी अ सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर यू, क्योंकि आपने उस टीओसी को एट द एंड मैनेजमेंट के साथ किया हुआ है। 2 पॉइंट याद रखेंगे, आप समझो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे या थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑडिट करेंगे। पर्टिकुलर टाइम एक तो इनिशियली करेंगे, या फिर अगर मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंटरी ईयर एंड पे करता है तो आपको तो ईयर एंड पे ही उसके कंट्रोल टेस्ट करने होंगे। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए टीओसी क्या होने वाला है। तो अब तक बच्चों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है जो टीओसी करने में लीड करते हैं, और तीसरा पढ़ा टीओसी करने का नेचर क्या होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, और उसका एक्सटेंड क्या होगा। चलिए एक काम करेंगे, अभी आगे बढ़ने से पहले इस चार्ट को एक बार कॉपी करिएगा, और ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने अभी मार्क करके दिए हैं कॉपी करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कॉपी कर लेंगे।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई गेस आपने नोटिंग कर लिया है। नहीं नोटिंग किया है तो प्लीज पॉज करिएगा वीडियो को और नोटिंग करिएगा, तबियत से नोटिंग करेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि टीओसी कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। अब जैसे मैंने टीओसी करा, मुझको क्या हो जाएगा, मुझको कुछ डेविएशन मिल जाएंगे, हाँ कि ना? मुझको मिस स्टेटमेंट, मुझको टीओसी के अंदर डेविएशन मिल जाएंगे। सॉरी, मेरे को क्या चेक करने का है। यस, सो नाउ देखिएगा, पेज नंबर 101 पे आइएगा। पेज नंबर 101 पे आपको इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल दिखेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि अगर मान लो मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहा हूं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर से मतलब एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस को चेक करने के बाद मुझको मिसस्टेटमेंट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट मिलेंगे। तो मिसस्टेटमेंट अगर मुझको मिल जाती है, दैट मीन्स मेरे कंट्रोल्स जो है वो वीक है, मेरे कंट्रोल्स वीक है। मतलब एक तो मेरे पास कंट्रोल्स ही नहीं है, या फिर वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, वट एवर इट इज। इन शॉर्ट, देर इज नो कंट्रोल और देर इज अ कंट्रोल बट विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग इफेक्टिव। हाँ, लेकिन मेरे को मिसस्टेटमेंट्स नहीं मिले, दैट डज नॉट गिव मी द गारंटी कि मेरे कंट्रोल स्ट्रांग है, मेरे कंट्रोल स्ट्रांग है। इट इज नॉट ए गारंटी, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो चेकिंग किया है उसमें गलतियां नहीं है, मतलब मेरा सैंपलिंग रिस्क आ गया, याद है सैंपलिंग रिस्क, कि मेरे सैंपल गलत हो गए, या मेरा डिटेक्शन रिस्क है, मेरे ऑडिट प्रोसीजर इतना इनएफिशिएंट है कि जिससे मैं मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो मेरे पास मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसका गारंटी ये नहीं है कि कंट्रोल स्ट्रांग ही है। हाँ, आई कैन सेंस कि कंट्रोल स्ट्रांग है, मैं ये सब बोल सकता हूं, लेकिन एक गारंटी से नहीं बोल सकता कि कंट्रोल स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन अगर मान लो मुझको मिसस्टेटमेंट्स मिले जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर का काम क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट आई और वो मटेरियल भी है, मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। तो दैट इज द पक्का गारंटी कि आपके कंट्रोल्स जो है वो वीक ही है। दैट इज अ पक्का गारंटी कि कंट्रोल्स वीक ही है, और ये कंट्रोल्स का वीकनेस जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उससे क्या आ रहा है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिससे ऑडिटर का ओपिनियन बदल रहा है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, कि कंट्रोल्स जो है मेरे वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखिए, अगर ऑडिटर, ध्यान देंगे, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहा है और उससे उसको मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हो गए, तो ऑडिटर ये इवैल्यूएट करेगा कि कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हम लोग ऑपरेटिंग इफेक्टिव, कंट्रोल्स है ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ऑडिटर, वापस एक बार देखिए मैं किस फ्लो से जा रहा हूं, अगर ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहा है और उससे उसको पता चला कि वहां पे मिसस्टेटमेंट्स है, डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, तो ये इस बात को दर्शाता है, ये इवैल्यूएट करेगा कि कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर किया और उससे आपको मिसस्टेटमेंट्स नहीं मिले, डिटेक्ट नहीं हुए, तो ये ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस का गारंटी नहीं देता है, ये ऑडिट एविडेंसेस नहीं है कि भैया आपके कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव ही है। मतलब इट इज नॉट गिविंग यू द एविडेंस, इट इज नॉट द गारंटी कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। हाँ, लेकिन आपको अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुआ है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। क्या बोला? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। दिस इज हाउ ऑडिटर विल इवैल्यूएट कि वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव और नॉट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन से, I will write down over here, fourth question, that is operating effectiveness of controls। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अभी मुझको पता चला कि भैया
वहां पे क्या है, डेविएशन है। मैंने टीओसी किया और मुझको पता चला डेविएशन है, कंट्रोल्स में डेविएशन डिटेक्ट हो चुके हैं, तो ऑडिटर ने कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बन सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। मतलब अगर ऑडिटर को कंट्रोल्स के अंदर डेविएशन मिले, कंट्रोल्स के अंदर डेविएशन मिले, तो ऑडिटर ने कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। नाउ इसको समझने के लिए अगेन थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं टीओसी कर रहा हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि मैं कंट्रोल्स का चेकिंग कर रहा हूं। आई एम चेकिंग कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का चेकिंग करने के बाद मुझको पता चलेगा कि कंट्रोल्स के डिजाइन में, डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स आर नॉट गुड, डिजाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट गुड। तो ये मुझको दिलवाता है significant deficiency, there is a significant deficiency in the design of internal control। मतलब कंट्रोल्स ही ठीक डिजाइन नहीं किए, कंट्रोल्स ही बराबर नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है कंट्रोल्स का बराबर, मतलब डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल ठीक से नहीं है जो मैनेजमेंट ने किया है। और इसको मैं ऐसे 265 में कम्युनिकेट करता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मतलब कंट्रोल्स का टीओसी में कर रहा हूं, टीओसी के अंदर मुझको पता चला कि डिजाइन में गलती है, तो आई विल डू कम्युनिकेशन बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल्स का चेकिंग किया, डिजाइन है, कंट्रोल्स प्रॉपर है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करते, ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, लोग उसको फॉलो नहीं करते, ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, तो इसको मैं डेविएशन बोलता हूं। डेविएशन किससे, कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, ओके कैसे होनी चाहिए, व्हाट शुड बी, एंड एक्चुअली कैसे है, व्हाट इज, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे फॉलो हो रहा है, उसके अंदर डेविएशन है। मतलब कंट्रोल्स तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, इसको बोलते हैं डेविएशन। और यहां पे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, यहां पे मैं डेविएशन की चर्चा करता हूं ऐसे 330 के अंदर। और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन में ही गलती है, ये मैं चर्चा करता हूं ऐसे, सॉरी मैं चर्चा करता हूं ऐसे 265 के अंदर। आई गेस ये भी लॉजिक आपको क्लियर है। तो अभी कंट्रोल्स है लेकिन ठीक से काम नहीं करता है, मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, तो ऑडिटर ने कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। थोड़ा सा शांति देख करके बोर्ड पे या फिर आपके बुक में ध्यान देख करके देखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि आंसर ढूंढना पड़ेगा। सी व्हेन डेविएशंस फ्रॉम द कंट्रोल upon which auditor intends to rely are detected, मतलब when deviations are detected, ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। किस बात की, देखिए इंक्वायरी करना है किस बात की, नंबर 1 टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स, मतलब एक्चुअली में डेविएशन क्या है इसके बारे में इंक्वायरी करो। नंबर 1 इंक्वायरी कि ये मैटर है क्या, क्या है एक्चुअली डेविएशन, इसकी इंक्वायरी करो। नंबर 2 उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आंसर नंबर 2 उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब ये डेविएशन है तो उसका इंपैक्ट कहां कहां पे हो सकता है, कौन कौन से असर्शंस को अफेक्ट करेगा। ओके कि मैटर क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, इंक्वायरी किसकी करनी है, क्यों करनी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैटर कि डेविएशन एक्चुअली है क्या, एंड नंबर 2 उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, एंड ही शैल डिटरमाइन द फॉलोइंग। नंबर 3 क्या डिटरमाइन करना है, देखिए मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द मैटर, उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है, और उसने डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है। नंबर 1 ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द रिलायंस ऑन द कंट्रोल, जितना मैंने टीओसी किया है क्या उतना सफिशिएंट है, क्या वो मुझको अप्रोप्रिएट एविडेंस देता है कि मैं कंट्रोल्स पर रिलायंस करूं, बिकॉज मेरे को डेविएशन मिले, तो डेविएशन मिले मतलब और भी डेविएशन हो सकते हैं, तो जितना मैंने टीओसी किया है उतना सफिशिएंट है टू से कि मैं रिलायंस रखूंगा या नहीं रखूंगा। ओके यस और नो, कि मेरे को और चेकिंग करना है, फिर मैं देखूंगा कि उस पर रिलायंस करना है नहीं करना है, बिकॉज टीओसी पे मेरा एसपी डिपेंडेंट है, एक्चुअली में ऑडिट का एसपी उस पर डिपेंड है, तो मेरे को अभी जितना मैंने चेकिंग किया है उसमें डेविएशन मिल गया है, कंट्रोल्स है ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, तो मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिटरमाइन करूंगा कि इतना टीओसी काफी और भी करना पड़ेगा, क्या मेरे को एडिशनल टीओसी करना है। एंड नंबर 3 द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट
नीड टू बी एड्रेस यूजिंग द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब मैंने एक्चुअली अभी कितना एसपी करना है। इन शॉर्ट वापस एक बार मैंने क्या बोला, कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करनी है टू अंडरस्टैंड दीज मैटर्स, उनके कॉन्सिक्वेंस क्या है, और उससे वो डिटरमाइन करेगा क्या जितना टीओसी किया है उतना काफी है या नहीं है, क्या और टीओसी करना है, और इसके बेस पे मैंने कितना एसपी करना है। इन शॉर्ट मैंने एसपी कितना करना है, इन शॉर्ट मैंने एसपी कितना करना है, इन शॉर्ट मैंने एसपी कितना करना है। आई बात समझ में, मतलब मैंने यहाँ पे एफएपी कितना करना है वही डिसाइड, नॉट एसपी, एफएपी कितना करना है वो डिसाइड करना है। जितना मैंने टीओसी किया है उतना काफी है क्या, और एसपी के रिलेटेड ये कितना एसपी करना है, क्योंकि मेरे को एट द एंड जाके क्या करना है बच्चों, मेरे को एट द एंड जाकर के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं टू गिव माय ओपिनियन, वो मैं एसपी से करता हूं। तो टीओसी में डेविएशन है तो मेरे को एसपी ज्यादा करना पड़ेगा, आई हैव टू डिसाइड कितना एसपी, या टीओसी ऑलरेडी किया है उतना सफिशिएंट है कि नहीं है, तो से कि मैं रिलाई करूंगा या नहीं करूंगा। और पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है, irrespective of the assessed risk of the material misstatement, auditor shall design and perform SP for each material class of the transaction। मतलब भले ही मेरे को आरएमएम कितना मिला है कितना नहीं मिला, irrespective आई हैव टू डू एसपी, बस टीओसी पे मैं अपना ओपिनियन नहीं देता, नो ओनली टीओसी, एसपी करना ही होगा फॉर इंडिविजुअल अजर्शंस फॉर बैलेंस शीट एंड P&L आइटम्स। तो ये होता है क्या बोलो स्पेसिफिक इंक्वायरी, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आप याद रखेंगे, बताएंगे ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, कहाँ चला गेस, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा मैं, दैट इज व्हाट आर दी स्पेसिफिक इंक्वायरीज, स्पेसिफिक इंक्वायरीज दैट ऑडिटर शुड डू, ऑडिटर शुड मेक, जब मुझको क्या पता चलेंगे, व्हेन देयर इज अ डेविएशन इन द इंटरनल कंट्रोल और डेविएशन इन द कंट्रोल्स, डेविएशन इन द कंट्रोल्स। ओके चलो इसको लिखने से पहले पॉइंट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लिखने से पहले आप ये थोड़ा सा लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, कहीं पे लिख दो लेकिन लिख दो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स आई गेस आपका हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स ये जो चार्ट है इसके अंदर हमने अभी ये टीओसी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई बनाता हूं। ओके हो गया। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सेस, दैट इज माय एफएपी रिस्पॉन्सेस टू assessed risk, response to assessed risk, और
असेस रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए मैंने सीपी कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटैंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब मैंने टीओसी करना है, और टीओसी में क्या क्या करना है तो ये सब कुछ करना है, मैंने देख लिया। ओके, टीओसी का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मुझको ये 5 क्वेश्चन समझना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टीओसी कब करना है, टीओसी का आंटी क्या होएगा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं, एंड लास्ट वन स्पेसिफिक इंक्वायरी कब करनी है, जब मुझको कंट्रोल्स के अंदर डेविएशन मिल गया तो। सिंपल लॉजिक है। अब मेरा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ करके टीओडी पे आएगा, यानी कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे आएगा। वो करने से पहले मुझको थोड़ा सा ये पेज नंबर 102 पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर, ओके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर पॉइंट नंबर 4 पढ़ना होगा। दैट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर दी ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब व्हाट इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर? These are the audit procedure designed to detect the material misstatement at the individual assertion level. मतलब एक्चुअली में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, as I told you, वाउचिंग वेरिफिकेशन, इंडिविजुअल बैलेंस शीट, इंडिविजुअल P&L अकाउंट का मैं चेकिंग करता हूँ, उनके सारे असर्शन चेक करता हूँ। तो मतलब एक्चुअली में जो ऑडिट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल ऑडिट जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। इसको करने के लिए हम बाकी का तामझाम कर रहे हैं, आरएमएम ढूंढो, टीओसी करो, ये सब तामझाम उसी के लिए हो रहा है कि एक्चुअली ऑडिट कितना करना है, कितना मेरा टीओडी होने वाला है। सही बात है। तो ये मैं एक्चुअली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए करता हूं, सो दैट मेरे पास अगेन क्या मैंने बोला, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माय ओपिनियन। मैं क्या दूं, अपना ओपिनियन दूं। आई बात समझ में? ना उस इट कंप्राइजेस ऑफ, उसके अंदर क्या आता है, टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो ये है, यानी कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में टीओडी भी आता है और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आता है। तो उसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। वो टेस्ट ऑफ डिटेल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे तो टेस्ट ऑफ डिटेल क्लियर हो जाएगा। देखिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग इज द टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैं ट्रांजैक्शन को टेस्ट करता हूं। ट्रांजैक्शन कहां पे होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन होता है P&L आइटम में। और वेरिफिकेशन करता हूं। वेरिफिकेशन किसका करता हूं मैं? वेरिफिकेशन करता हूं बैलेंसेस का, कि बैलेंसेस कितने हैं, और ये कहां पे होते हैं? अपने बैलेंस शीट में। तो वाउचिंग होता है P&L अकाउंट का, सेल्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके इनवॉइसेस होते हैं, एक्सपेंसेस के बिल्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनका ट्रांजैक्शंस का वाउचिंग करता हूं। और मैं वेरिफिकेशन किसका करता हूं? बैलेंसेस का वेरिफिकेशन करता हूं, कि मेरे बैलेंस शीट में जितने बैलेंसेस है उसको वेरीफाई करता हूं। असेट में कितना बैलेंस है, इन्वेंटरी में कितना है, कैश एंड बैंक में कितना है, शेयर कैपिटल में कितना है, लोन में कितना है, उसका वेरिफिकेशन करता हूं। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, purchase transaction may be verified by examining related purchase invoice, goods receipt note, inward gate register, etc. एक एग्जाम्पल दिया है। Such test of transactions help in establishing the authenticity of transaction. हम क्या वेरीफाई करते हैं? Authenticity, transaction authenticate है या नहीं है। And point number 3, test of balances में क्या करता हूं? I will verify the assets as well as the liability. For example, would help in establishing फिक्स्ड एसेट का वेरिफिकेशन वुड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कि एसेट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है एज ऑन द डेटा ऑफ बैलेंस शीट। तो ये होता है हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट ऑफ डिटेल तो इतना ही है, बिकॉज इसकी चर्चा अगेन आपके ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, इसके अंदर चर्चा होगी। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में ऐसे 330 के अंदर इतना ही बताए कि आप वाउचिंग या वेरिफिकेशन करोगे। जो नेक्स्ट चर्चा होगी टीओडी के बाद वो होगी आपकी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगेन सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को मोर डिस्कस हम लोग ऐसे 520 में करते हैं, ऐसे 520। तो यहां पर भी एक इक्का दुक्का क्वेश्चन है, ये होने के बाद आपका एसएपी भी क्लियर हो जाएगा, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस एनालिटिकल प्रोसीजर? आई टोल्ड यू SN 315, बिकॉज 315 में भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं, ये सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। क्यों? बिकॉज ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर आता है, इसलिए उसको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। बात तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? हम एनालिटिकल प्रोसीजर से याद करो ऐसे 315, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम वो सारी बातें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो ऑडिटर को पहले पता नहीं होती है। याद है आपको? जो ऑडिटर इज अनअवेयर अबाउट इट, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नेट प्रॉफिट के बारे में एग्जांपल दिया था
कि पिछले 10 सालों से या 5 सालों से एंटिटी का नेट प्रॉफिट रेशियो ऑन एन एवरेज 10% है, तो इस साल कितना होना चाहिए? इस साल भी 10% ही होना चाहिए। अगर इस साल आपका 20% है, 25% है, मतलब दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बात समझे? इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है और आपका कंपनी उसी इंडस्ट्री में बूम में चल रहा है, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। So that is what the analytical procedure is all about. Okay, you calculate various kind of ratios, you compare the figures with each other, with last year, with the budgeted, with the projected financial statement. This is how the analytical procedure is all about. So analytical procedure, when it is used as a substantive procedure, it becomes what? This substantive analytical procedure. ये होता है meaning. Now what is analytical procedure? इसका मतलब होता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएशन करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, बाय आइडेंटिफाइंग प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ऐसे 520 में मीनिंग में ये पढ़ा था हमने, किसके बीच में? बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ऐसा नहीं है कि ओनली फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल कंपैरिजन होता है, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल भी होता है। लास्ट लेक्चर पे क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया जब आप रेंट के एक्सपेंसेस को एरिया से कंपेयर करते हो कि कितना स्क्वायर फीट तो कितना रेंट, इस साल ज्यादा एरिया तो ज्यादा रेंट होना चाहिए, कम एरिया तो कम रेंट आना चाहिए, तो दैट मीन्स आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हो, उनके बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर। और यही एनालिटिकल प्रोसीजर आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और एनालिटिकल प्रोसीजर हमको क्या पता चलता है? हमको पता चलता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को पहले पता नहीं होती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो एनकम्पासेस द इन्वेस्टिगेशन, कि कभी कभार हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, बिकॉज अगर मुझको आपके इस रिलेशनशिप में ज्यादा डेविएशन मिला, मतलब अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिखे, 10% का रेशियो मेरा 25% है, एरिया एंड रेंट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, मतलब अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, तो आई हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट इन डिटेल कि भैया व्हाट एग्जैक्टली दिस डिफरेंस इज। तो अगर मान लो आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट अमाउंट का है तो आपको उस चीज को इन्वेस्टिगेट भी करना होगा। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बस रिलेशन ढूंढ के फायदा नहीं है, उसके अंदर अगर आपको डेविएशन नजर आ रहा है, वो भी अनयूजुअल डेविएशन है, तो आपको उसको क्या करना होगा? इन्वेस्टिगेट करना होगा इन डिटेल। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड फिर आएंगे पॉइंट नंबर 5, जिसके अंदर आपको एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम ऑन बिल्डिंग डिवाइड इनटू अपार्टमेंट्स, taking the rental rates and number of apartments and vacancy rate into consideration can provide the persuasive evidence, may eliminate the need for further verification by means of test of detail। यानी कि कितने अपार्टमेंट आपके रेंट पे गए हैं, कितने वेकेंट है, फिर कितना रेंटल रेट्स है पर बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको रेंट मिलेगा, उसको एक्चुअल से कंपेयर करो, सेम लग रहा है तो ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ इस सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा? सर टाइमिंग क्यों नहीं? टाइमिंग क्या है, पूरा ऑडिट के दौरान यही तो करते हैं, तो थ्रू आउट द पीरियड आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर ही करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटैंटिव प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंट क्या होगा। ओके, बिकॉज पूरे टाइमिंग क्या, पूरे थ्रू आउट द ऑडिट आपको सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस ही तो करना है, लेकिन उसका नेचर और एक्सटेंट क्या होगा? तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये उसका नेचर है, और पॉइंट नंबर 2 एंड 3 जो है वो उसका एक्सटेंड है। ओके, ये समझो। तो कितना सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपको करना है, स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क करो, इस पे सवाल बन सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि परफॉर्म ओनली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल सफिशिएंट है तो टेस्ट ऑफ डिटेल करो, या कभी आपको लगता है कि सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ टेस्ट ऑफ डिटेल भी करना पड़ेगा, तो दोनों करो। वापस एक बार चार्ट में देखो, अगर ऑडिटर को लगता है कि ये काफी है, ये करने की गरज नहीं है, तो फिर उतना ही कर लो। अगर ऑडिटर को लगता है नहीं मैं टीओडी करूंगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर करने की गरज नहीं है, तो वो करो। आपको लगता है दोनों साथ में करना है तो दोनों साथ में करो, बात खत्म। इसको बोलते हैं नेचर। क्या करना है, क्या आपको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है तो वो कर लो, आपको लगता है टीओडी करना है तो टीओडी कर लो, आपको लगता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पर टीओडी करना है, दोनों करो। ये नेचर है। एक्सटेंड कितना करना है, बिकॉज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द किया हमने 315 में, आपको पता चला रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको एक्सटेंड एसपी का एक्सटेंड भी ज्यादा रखना होगा ना, रिस्क ज्यादा तो आरएमएम ज्यादा,
ओके, यहाँ पे RMM ज्यादा तो SP भी ज्यादा, RMM कम, आपको लगता है रिस्क कम है तो सब्सटेंटिव भी कम। इन डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग इज ऑर्डिनरली थॉट ऑफ द टर्म्स ऑफ सैंपल साइज। अगर सैंपल साइज अगेन ज्यादा होगा तो आपका टेस्टिंग भी ज्यादा होगा, सैंपल साइज कम तो टेस्टिंग भी कम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो हो गए, ये सारी बातें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीओसी कर लिया, अब मैं करूंगा टीओडी। देखिए टीओडी, तो टीओडी के अंदर पहला क्वेश्चन, या फिर आई कैन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नॉट टीओडी, कैन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टीओडी और आएगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो टीओडी के अंदर क्या सवाल बन रहा है, ओके, टीओडी के अंदर कुछ नहीं, बस यहाँ पे मीनिंग ऑफ टीओडी दिया हुआ है। और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और दूसरा आएगा व्हाट आर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एसएपी। ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये टीओसी का जो आंटी है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सही बात है। चलिए, तो बेसिकली ऐसे 330 के अंदर जो मेजॉरिटी क्रंच था वो खत्म हो चुका है। बस मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताने हैं, 2 पॉइंट सिखाने हैं जो अगेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज नंबर 100 पे आएंगे, आपको एक सवाल दिखेगा, यस, दैट इज यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट। मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है ऐसे 330 का वो यहां से निकलना चाहिए, लेकिन निकला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप समझो, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन में आज भी ये रेलेवेंट है, तो आज भी इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते, तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नाउ क्या बोला है, यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस टू ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट। किसके लिए, ये किसके अंदर आता है, ये टीओसी के अंदर है। मतलब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने प्रीवियस ऑडिट में किए हैं, उसके एविडेंसेस आप इस साल के ऑडिट में टीओसी में यूज कर रहे हो। क्या आप कर सकते हो, तो क्या पिछले साल का टीओसी जो किया है उसको इस साल यूज कर सकते हो। सर व्हाट इज द लॉजिक, को समझ नहीं आ रहा है, सुनो शांति समझो। नाउ आई हैव टू गो बिफोर द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे ऑडिटर को टीओसी पे रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं था। आप चाहो तो टीओसी करोगे, तो ऑडिटर एवरी ईयर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करते थे, कंट्रोल चेकिंग नहीं करते। तो ऑडिटर क्या करते थे, यूजुअली पहले साल आप कुछ कंट्रोल चेक करते थे, दूसरे साल कुछ कंट्रोल चेक कर रहे थे, बचे हुए आप तीसरे साल कंट्रोल चेक कर रहे थे। मतलब 3 साल में एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स आपके सारे कंट्रोल्स टेस्ट हो रहे हैं। फिर यही जो लूप है वो एवरी 3 ईयर्स कंटिन्यू कर रहे थे, बिकॉज ऑडिटर को कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना जरूरी नहीं था। तो ऑडिटर क्या करता था, ऑडिटर ने जब पहले साल टीओसी किया है उसके अंदर पता चला कि टीओसी स्ट्रांग है, तो अगले साल आप जो आपने टीओसी चेकिंग किया है उसको आप चेक नहीं करते थे, पिछले साल जो आपने चेकिंग किया है उसी का रिपोर्ट, उसी के एविडेंस यूज करके आप इस साल भी कहोगे कि पिछले साल के कंट्रोल्स इस साल भी सही सही हो रहे हैं। मतलब यू आर यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर द कंट्रोल्स। यानी कि मान लो आपने पिछले साल सेल्स के कंट्रोल चेक किए, इस साल आप परचेस के करने वाले हो, पिछले साल आपने परचेस नहीं किया था, तो इस साल आप सेल्स का टीओसी नहीं करोगे, आप इस साल कहोगे कि सेल्स के कंट्रोल सही है बाय यूजिंग द एविडेंसेस ऑफ ईयर। अगले साल तीसरे साल सेल्स प्लस परचेस का टीओसी आप नहीं करने वाले हो, आप इन 2 सालों के कंट्रोल्स को देख करके समझ रहे हो कि ये सही है, बिकॉज इस साल आपने सेल्स परचेस का कंट्रोल चेकिंग नहीं किया है। तो यही है वो पॉइंट है कि क्या आप प्रीवियस ऑडिट में टीओसी जो आपने किया है उसके एविडेंसेस यूज कर सकते हो क्या इस साल बोलने के लिए कि पिछले साल के टीओसी सही है। लेकिन आज ये रेलेवेंट नहीं है, क्यों बताओ, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, तो आपको एवरी ईयर कंट्रोल चेक करना होगा। उसके लिए आप ऐसे 610 का भी इस्तेमाल आपको मदद के लिए दिया हुआ है कि अगर आपको नहीं झेप रहा है तो आप यू कैन यूज द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। चलिए,
लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। In determining whether it is appropriate to use the audit evidences about the operating effectiveness of control obtained in previous audit, मतलब अगर आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है कंट्रोल्स का जो पिछले साल आपने ऑडिट करने के टाइम पे अपने एविडेंसेस लिए हुए थे, इफ सो द ऑडिटर लेंथ ऑफ टाइम पीरियड दैट में elapse बिफोर रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब दोबारा उसको चेक करना ही नहीं करना है, मतलब इस साल दोबारा टीओसी करना है कि नहीं करना है, ये कंसिडर करने से पहले, ये डिसाइड करने से पहले ऑडिटर को ये नीचे करना होगा, यानी कि इन शॉर्ट रीटेस्टिंग और नॉट, ये डिसीजन लेने के लिए ऑडिटर नीचे दिए गए मैटर कंसिडर करेगा। आप लिख सकते हो रीटेस्टिंग करना है कि नहीं करना है, ये चेक करने के ऑडिटर नीचे वाला पॉइंट चेक करेगा। पहला, इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। अगर एंटिटी आईटी बेस्ड कंपनी है, आईटी से उसके कंट्रोल बनते हैं, तो आपके जनरल आईटी कंट्रोल कैसे है? अगर आपके जनरल आईटी कंट्रोल एकदम स्ट्रांग है तो आपको रीटेस्ट करने की गरज नहीं है। अगर जनरल आईटी कंट्रोल वीक है तो आपको हर साल उसको टेस्ट करना होगा, यानी कि आपके ऑपरेशंस आईटी एनेबल्ड है, तो आईटी एनेबल्ड है तो उसके अंदर कंट्रोल चेक करो। अगर जनरल आईटी कंट्रोल स्ट्रांग है दोबारा टेस्ट मत करो, बिकॉज वही कंट्रोल्स आगे आगे फॉलो होने वाले। आईटी कंट्रोल्स में ज्यादा सर्कमवेशन नहीं होगा, एक बार आपने चेक कर लिया अगले साल हो सकता है आप चेक ना करो। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2 आएगा आपका इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपने मेन आईटी कंट्रोल चेक कर लिया, उसके साथ और भी कंट्रोल्स होंगे, यानी कि इन शॉर्ट इफेक्टिवनेस चेक किया आपने कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस। अगर जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है तो रीटेस्टिंग नहीं, वीक है तो रीटेस्टिंग। उसके साथ अदर एलिमेंट्स का इफेक्टिवनेस कैसा है, इंक्लूडिंग एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, व्हाट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, इनका नेचर कैसा है, क्या ये फ्रॉड प्रोन है, क्या ये कंट्रोल्स को सर्कमवेट करते हैं, क्या वो रिलायबल है, क्या वो इंटीग्रेटेड है। अगर ऐसा है तो उनका मॉनिटरिंग भी ठीक से होएगा, मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा है, एंटिटी का खुद का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अच्छा है, तो आपको बार बार कंट्रोल चेक करने की गरज नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, अगर एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल अच्छा है, और उनका आरएपी भी अच्छा है खुद का, तो आप दोबारा रीटेस्टिंग नहीं करेंगे, नो रीटेस्टिंग। अगर वो वीक है तो रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। वापस एक बार, जनरल आईटी कंट्रोल स्ट्रांग है, नो रीटेस्टिंग। एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, मॉनिटरिंग अच्छा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अच्छा है, तो वापस रीटेस्टिंग नहीं होगा। नंबर 3, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर मैनुअल और ऑटोमेटेड, यानी कि आपके जो मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल है उसके अंदर क्या रिस्क अराइज हुआ है। सर्कमवेशन का रिस्क है, आउटब्रोक हो जाते हैं, कंट्रोल ठीक से काम नहीं करते हैं, या फिर वो इनएडिक्वेट है, क्या है, कौन सा रिस्क है, कौन सा रिस्क पजेस करता है। अगर रिस्क ज्यादा है कंट्रोल्स के अंदर तो आपको रीटेस्टिंग करना होगा। तो ये 3 पॉइंट याद कर लो, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रीटेस्टिंग करना है कि नहीं करना है। थोड़ा सा सजग रहेंगे, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, मेरे एसपी के अंदर नहीं लेकिन टीओसी के अंदर ऐड हो सकता है। एक अलग क्वेश्चन है जिसपे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस फॉर डूइंग टीओसी ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट। जानबूझ के मैंने उसको एंड पे लिया बिकॉज रेलेवेंट प्रैक्टिकली आज नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है। एंड विद दिस we come to the last part of this essay, that is कि अगर आपको FAP डिजाइन करना है तो ऑडिटर को क्या कंसिडर करना है। ओके, नंबर 1 FAP डिजाइन करना है, आपने TOC कर लिया है, TOC करने के बाद आपको FAP डिजाइन, ये वाला ओवरऑल क्वेश्चन है, ये FAP डिजाइन करना है, ये FAP आपने RAP कर लिया, अभी FAP कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस अगर डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे। नाउ नंबर 1, consider the reason for the assessment given to the RMM at assertion level for each class account balance disclosure including, मतलब आप कंसिडर करिए कि क्या रीजन है कि आपने असेसमेंट किया है, क्या रीजन है, आपको क्या लगता है लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। लाइक्लीहुड मतलब कि प्रोबेबिलिटी। अगर आपने आरएमएम करने के बाद आपको पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, इन शॉर्ट आरएमएम ज्यादा है, तो अगर आरएमएम ज्यादा है तो एफएपी भी ज्यादा होएगा। इन डिजाइनिंग एफएपी ऑडिटर ने ये कंसीडर करना है ना, कंसीडर करो आरएमएम ज्यादा है या कम है।
कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। नंबर 2, whether assessment takes into account relevant controls, thereby requiring auditor to obtain evidences to determine whether controls are operating effective. That is, इसका मतलब क्या है? कई कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं समझता है, तो मतलब यहाँ पे आगे दिया हुआ है। That is, auditor intends to rely on the operating effect of control in determining आंटी of SP. तो ऑडिटर को अगर कंट्रोल्स टेस्टिंग यानी कि RMM उसके आंटी ऑफ SP के लिए समझना है, मतलब उसको एसपी डिसाइड करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कितने होंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कितने होंगे, उसके लिए उसको क्या करना है, आंटी ऑफ कंट्रोल, इसकी बात करें, आंटी ऑफ कंट्रोल देना है, तो आपको कंट्रोल का टेकिंग ज्यादा करना होगा, दैट मींस एफएपी ज्यादा करना होगा। शांति समझो मैंने क्या बोला, पहले बोला कि आपने जो आरएमएम किया है असेसमेंट, अगर उसके अंदर पता चला कि आरएमएम ज्यादा है तो एफपी ज्यादा होएगा, बट ऑब्वियसली बात है एफएपी कितना, अगर उसको एसपी डिसाइड करने के लिए, एफएपी के अंदर हूं मैं, एसपी डिसाइड करने के लिए उसको टीओसी करना है, तो उसको टीओसी ज्यादा करना होगा, मतलब कंट्रोल ज्यादा चेक करने होंगे, सो दैट ही कैन डिसाइड कि एसपी कितना करना है। तो टीओसी ज्यादा मतलब ये एफएपी के अंदर ही आता है ना, तो आपको कंट्रोल ज्यादा चेक करने होंगे, दैट मीन्स आपका एफएपी ज्यादा होएगा। एंड नंबर 2, ऑब्टेन मोर पर्सुएटिव एविडेंस, ऑडिटर को अगर ज्यादा पर्सुएटिव, ज्यादा एविडेंसेस चाहिए, ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा रिस्क असेसमेंट करेगा और ज्यादा एफएपी करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बना ले कि एफएपी डिजाइन करने के टाइम पे ऑडिटर को क्या कंसीडर करना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, आई विल राइट डाउन इन द कंट्रोल इटसेल्फ कि फैक्टर्स टू कंसिडर, factors to consider while designing the FAP. ओके, तो ये रहा उसका आंसर, पेज नंबर 98 पे देखने को मिल जाएगा, बराबर ऑब्जेक्टिव के अंदर ही वो आता है। दिस इज हाउ योर essay 330 इज फिनिश्ड। एग्जामिनेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ साथ ये नीचे के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक इंक्वायरीज पे भी कई बार सवाल बनाया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे 330 पे बन सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट ये 2 क्वेश्चन जो एडिशनल मैंने मार्क करके दिए उसको लिख लो, फिर ऐसे 330 खत्म हो जाएगा। तो आई गेस आज का ये फास्ट ट्रैक लेक्चर आपको क्लियर है और अच्छा लगा है। एज ऑलवेज आई से कि अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि लेक्चर आपको कैसा लगा, प्रोडक्टिव लगा, हेल्पफुल लगा, नहीं लगा, आपको और कौन कौन सा कवरेज चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक रिसोर्स होता है कि मैं एडिशनली और क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता हूँ, और आपका लाइक जो है वो मेरे लिए, या अच्छे कमेंट्स जो आप बोल रहे हैं हेल्पफुल वगैरह है, that is will be a fuel for me for motivation. Thank you so much, bye bye and have a nice day.